गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पेपर थर्ड, ठीक है, जो कि एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है और इसका पेपर कोड जो है 1006 है और जो सेट है वो ए है। तो जिन लोगों का सेट ए है वो प्रॉपर इसी वे में मिलाएंगे जिस वे में क्वेश्चन उसमें दिए होंगे, और जिन लोगों का बी सी डी है वो अपने जो है जिस सीरीज़ में आपके अकॉर्डिंग उसमें बैठता है आपके पुस्तिका में, ठीक है, आपकी बुकलेट में, तो आप जो है उस हिसाब से मिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर जो है हमारा थर्ड है, इसका जो क्वेश्चंस हैं, देखिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चंस गलत होने के मतलब आंसर्स गलत हैं उनके। तो आंसर्स गलत होने का रीज़न देखिए वो कानपुर यूनिवर्सिटी है। कानपुर यूनिवर्सिटी सच बताऊं तो मुझे कुछ ना कुछ मतलब उनका हर चीज़ कोई परफेक्ट होता भी नहीं है, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी मतलब हर चीज़ शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि सोच लीजिए कि पेपर 4 4 पेपर हुए हैं बीएड वालों के, अब पेपर 5th एंड पेपर 6 कराने की यूनिवर्सिटी वालों को क्या ज़रूरत है। अगर कानपुर यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट होती तो पेपर 6 और पेपर 6 कुछ कॉलेज में जो कराए जा रहे हैं वो ना होते, ठीक है। तो 5th और 6th पेपर कराए जाने का रीज़न बस यही है कि कानपुर यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रिक्टनेस है वो कम है, ठीक है, वो हर चीज़ पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहती है। तो सेम चीज़ यही है कि इसमें आंसर की जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस उसके जो आंसर हैं वो गलत हैं। तो हो सकता है गलत हैं, लेकिन अभी उसका कोई ऑब्जेक्शन करने का कोई ऐसा नोटिस या फिर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है जिससे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन करने का तरीका क्या होता है और ऑब्जेक्शन कैसे करते हैं, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी इसका कोई नोटिस आया नहीं है और नोटिस आएगा तभी ही शायद डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे ये रहेगा कि जैसे ही नोटिस आएगा तो आप तुरंत ऑब्जेक्शन रहेगा किसी जिस क्वेश्चन में, तो आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को बता सकते हैं। तो फिलहाल जब नोटिस आएगी तभी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड की क्वेश्चन हमारा पहला है कि नेतृत्व की अवधारणा क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समाज की प्रतिष्ठा व शक्ति को केंद्रित करते हुए गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतृत्व का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगठन को प्रेरित कर विकसित करना, मतलब मोटिवेटिंग एंड डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन। फिर थर्ड है जो ये स्टेटमेंट है, इसमें दिया है इस कथन को किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है। नेतृत्व लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। Which educationalist has said this statement? Leadership is the process of getting goals and influencing the actions of an organized group to achieve goals. तो ये राइट आंसर से क्या हो जाएगा, स्टॉकडिल, ठीक है, स्टॉकडिल, ओके। फिर नेक्स्ट है कि मैरी पार्कर फॉलेट के मतलब नेतृत्व के कितने प्रकार बताएं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरी पार्कर फॉलेट लीडरशिप आर देयर, ठीक है। तो इन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। नेक्स्ट है कि मानव संरचनात्मक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक नेतृत्व पर किस शिक्षा शास्त्री ने बल दिया था। तो विच एजुकेशनलिस्ट हैज एम्फेसाइज्ड एन ह्यूमन, स्ट्रक्चरल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल लीडरशिप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाई.सी. चैंग। नेक्स्ट है कि एक अच्छे कार्य के नेता का मुख्य कार्य क्या है, मतलब क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर्स, जो अच्छे क्वालिटी की जो है अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो मतलब एक अच्छे नेता की क्या क्वालिटीज़ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सब मतलब ऑल ऑफ द एबव। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव स्पेशलिस्ट, प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशंस वर्क टू पार्टिसिपेट इन डिसीजंस, ठीक है, मतलब उद्देश्य निर्धारण, विशेषज्ञ नियोजन, प्रशासनिक कार्य और निर्णय में सहभागिता लेना। फिर नेक्स्ट है कि नेतृत्व की विशेषताएं क्या हैं। तो नेतृत्व की विशेषताएं मतलब ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि प्रभावहीन शैली कौन सी है, ठीक है, मतलब व्हाट इज नॉन इफेक्टिव स्टाइल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा समझौतामूलक शैली, मतलब कॉम्प्रोमाइज शैली, ठीक है, मतलब कॉम्प्रोमाइज शैली जो है वो नॉन इफेक्टिव है, ठीक है, मतलब वो इफेक्टिव नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि एक असफल नेता, ठीक है, मतलब क्वालिटीज ऑफ अनसक्सेसफुल लीडर्स। तो मेन बस यही है राइट आंसर, भेदभावपूर्ण व्यवहार मतलब डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स। नेक्स्ट है कि नेतृत्व प्रक्रिया के मुख्य कार्य क्या हैं। तो नेतृत्व प्रक्रिया के मुख्य कार्य हैं ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, राइट आंसर मतलब व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ लीडरशिप। फिर नेक्स्ट है कि नेतृत्व मूल्यांकन में कौन सा साधन नहीं होना चाहिए, ठीक है, विच शुड नॉट बी अ टूल इन लीडरशिप असेसमेंट। तो इसमें राइट आंसर उसका है नॉट मोटिवेटिंग टीम मेंबर्स, ठीक है, जो मतलब दल के मेंबर्स को मोटिवेट नहीं करता है, तो यही जो है साधन नहीं है, मतलब ये असेसमेंट ये नहीं है, टूल नहीं है, ठीक है, ये टूल नहीं है। नेक्स्ट है कि गुण व्यवहारवादी आकस्मिकता नेतृत्व के क्या हैं, मतलब व्हाट आर द क्वालिटी, बिहेवियरल एंड कंटेंजेंसी ऑफ लीडरशिप।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब सिद्धांत जो है ये गुण, व्यवहारिकता और आकस्मिकता नेतृत्व के क्वालिटी हैं। फिर नेक्स्ट है कि कितने नेतृत्व व्यवहार के मुख्य कार्य क्रेच एवं क्रेचफील्ड ने बताए हैं। ठीक है, क्रेच और क्रेचफील्ड ने कितने जो हैं टेक मतलब हाउ मेनी मेन टेक्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर हाउ हैव बीन टोल्ड बाय क्रेंच एंड क्रेंचफील्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 मतलब 11। फिर नेक्स्ट है कि आकस्मिकता का सिद्धांत किस विद्वान ने बताया है? विच स्कॉलर मेड द थ्योरी ऑफ कंटेंजेंसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेड ई फीडलर। फिर नेक्स्ट है कि संप्रेषण का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन इज एन एमफुल यूनिवर्सल एंड बायलैटरल प्रोसेस। ठीक है, संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण द्विपक्षीय निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट है कि संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी क्रिया भिन्न है? ठीक है, विच एक्शन इज डिफरेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन इज नॉट वर्बल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण के उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य भिन्न है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिसकार्ड अदर्स व्यू। ठीक है, मतलब दूसरों के विचारों को महत्व न देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण प्रक्रिया की आवश्यकता के मुख्य तथ्यों में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि संप्रेषण प्रक्रिया में मुख्य वाहक कौन होता है, मतलब मेन जो कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं कम्युनिकेशन में? तो होगा संदेश वाहक, मैसेज कैरियर। ठीक है, संदेश माध्यम और संदेश प्राप्त करता। फिर नेक्स्ट है कि संप्रेषण की कौन सी विशेषता भिन्न होती है? तो दोनों वर्गों में कोई संबंध स्थापित नहीं करनी, मतलब विच इज़ द डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डज नॉट एस्टेब्लिश एन रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लॉसेस। फिर नेक्स्ट है वाणी, चक्षु, मुख्य मुद्राएं एवं स्पर्श संपर्क किस प्रकार के संप्रेषण हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट है कि संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत कौन है? संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, मोटिवेशन, सेंट्रलाइजेशन और सपोर्टिव एनवायरनमेंट, अभिप्रेरणा, केंद्रीकरण और सहायक वातावरण। फिर नेक्स्ट है कि संप्रेषण में आने वाली बाधाएं कौन है? तो संप्रेषण में आने वाली बाधाएं डी हैं, उक्त सभी। फिर नेक्स्ट है कि निम्न कथनों में से किस कथन में संप्रेषण की बाधा दूर करने का उपाय उचित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, संप्रेषण प्रक्रिया का ना होना। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रशासन में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? तो शैक्षिक प्रशासन में डी मतलब उद्देश्यों की पूर्ति, मनुष्य एवं सामग्री की उचित व्यवस्था और उचित निर्देशन। ओके, फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रशासन के विशेष तत्वों में कौन सा तत्व भिन्न है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, संगठित, मानवीय एवं सहयोगात्मक तत्वों में असमानता। फिर 27 का जो क्वेश्चन है वो ये है, भारत में शैक्षिक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? इन विच ईयर डिड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टार्ट इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1813 में जो है शैक्षिक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रशासन में कोठारी आयोग ने प्रमुख संस्तुति क्या की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षा अधिकारी शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि करे। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा प्रशासन की विशेषताओं में कौन तत्व भिन्न है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिकता की त्रुटि। नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, मतलब व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका राइट आंसर क्या है? वैज्ञानिक एवं कलात्मक। नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या हैं? तो उक्त सभी मतलब ऑल ऑफ द एबव, उचित अनुचित कार्यों के प्रति उचित सकारात्मक दृष्टिकोण और शिक्षा को उचित सुनियोजित रूप देना और सर्वांगीण विकास के लिए मार्गदर्शन। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा प्रशासन में कौन सी आवश्यकता प्रतिकूल है? ठीक है, मतलब विच नीड इज अनफेवरेबल इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अनियंत्रण प्रवृत्ति मतलब अनकंट्रोलेबल टेंडेंसी। ठीक है, अनकंट्रोलेबल टेंडेंसी। नेक्स्ट नवोदय विद्यालय की स्थापना 1985। एंड नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय जो है सर्वप्रथम कब और कहाँ खोला गया था? तो 1979 दिल्ली में। फिर एनसीईआरटी के शैक्षिक कार्य कौन कौन से हैं? तो ऑल ऑफ द एबव, प्राथमिक माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की रचना, शैक्षिक सामग्री का निर्माण और अध्यापकों को नवीन पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की जानकारी प्रोवाइड कराना। ठीक है, नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रशासन के निर्देशात्मक कार्य मतलब व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शनल फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन? व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शनल फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल वर्क एंड टीचर वेलफेयर एंड स्टूडेंट सर्विस वर्क, ट्रेनिंग ऑफ ऑडियो वीडियो सर्विस वर्क मतलब निर्देशात्मक कार्य का संगठन, अध्यापक कल्याण व विद्यार्थी सेवा कार्य एवं श्रव्य दृश्य का प्रशिक्षण एवं सेवा कार्य।
फिर नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशंस आर देयर, ठीक है, तो दो हो जाएंगे, नेचुरल मतलब नेचर एंड पावर, ठीक है, प्रकृति एवं सत्ता। फिर नेक्स्ट है कि प्रशासनिक व्यवस्था संप्रदाय के मुख्य कार्य क्या है, मतलब व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोजन, व्यवस्था, संप्रेषण नीति, समन्वय, मूल्यांकन। ओके, नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में राधाकृष्णन आयोग के माध्यम से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा की जो NCTET में पदेन सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 9, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कौन विभाग सम्मिलित किए गए थे, ठीक है, कौन विभाग सम्मिलित किए गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा, कला, महिला एवं बाल विकास, सांस्कृतिक, युवा कार्य एवं खेल विभाग, तो मतलब ए राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था और किस आयु वर्ग के छात्रों को शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, तो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान मतलब SSA सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है मतलब शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। फिर NCERT के कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सारे कार्य हैं। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान मतलब AICTE, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1945 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सेम जो है पेपर फर्स्ट में भी आया था, और नवोदय विद्यालय भी पेपर फर्स्ट में आया था, और मुक्ति विद्यालय वाला सेट पेपर फर्स्ट में आया था, तो ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर फर्स्ट में भी आए थे। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान, ठीक है, NIEPA का कार्य क्या है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, नई खोजों का प्रसार, परामर्श सेवाएं देना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कब बनाई गई, तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाई गई, ठीक है। राज्य स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की संवैधानिक दृष्टि से कौन व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा ये की पॉइंट था, संवैधानिक दृष्टि, अगर इसमें थोड़ा सा कोई गेस कर लेता तो संवैधानिक दृष्टि से अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा मंत्री वगैरह ही होंगे, ठीक है, राज्यपाल या मंत्री वगैरह ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्री के क्या कार्य हैं, तो इसका राइट आंसर सारे हो जाएगा, मतलब डी, शिक्षा नीति निर्धारण करते हैं वो, शिक्षा संबंधी प्रश्नों के जवाब सदन में देना होता है और अनुसंधान शिक्षा युक्त को प्रोत्साहन देना होता है। फिर नेक्स्ट है कि जिला स्तर पर शिक्षा प्रशासन का कार्य के लिए कौन अधिकारी अधिकृत होता है, तो इसका राइट आंसर जिला विद्यालय निरीक्षक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शैक्षिक प्रशासन कितने वर्गों में विभाजित है, तो राइट आंसर ए, मतलब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च निदेशालय। फिर 51 ब्लॉक स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था के लिए कौन विभाग होते हैं, तो BRC, ठीक है। NCERT के प्रमुख इकाइयाँ कौन सी हैं, राष्ट्र मतलब ये सारी ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे उक्त सभी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक कार्य क्या हैं, तो उक्त सभी नियोजन, आयोजन, प्रबंधन और अभिलेखीकरण। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद के क्या कार्य हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की स्थापना 1947 इलाहाबाद में। नेक्स्ट है कि राजस्थान टंडन मुक्त विद्यालय की स्थापना इलाहाबाद 1999 में। फिर है राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्या है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, सभी उक्त कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है कि राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्या कार्य हैं, तो प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन, प्रदत्तों का एकीकरण, सर्वेक्षण और नए शैक्षिक सुझाव की एकीकरण, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ABC। नेक्स्ट है कि राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो वाराणसी में शहर में स्थित है राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान। नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यूपी में जो है NCERT की स्थापना कब हुई थी, मतलब उसी का जो एक ब्रांच रहता है SCERT, तो वो स्टेट में स्थापित उसी को SCERT का मतलब होता है स्टेट, ठीक है, तो 1981 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में कितने विभाग सम्मिलित हैं, तो 11 विभाग सम्मिलित हैं। फिर नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से योजना में शिक्षक की भूमिका, तो ऑल ऑफ द अबव। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत अभिभागियों को प्रशिक्षण देना। फिर मिलेनियम पाठ्यक्रम 2000 में किन विषयों एवं कार्यों को सम्मिलित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है कि NCERT ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस वर्ष तय किया था, 1975 में। उत्तर प्रदेश पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना जो है, इसका राइट आंसर जो है वो डी है, सॉरी ए है, ठीक है, मतलब इसका जो राइट आंसर है पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना किस शासनादेश के संस्था के आधार पर किया गया था, तो शासनादेश संस्था इतना और ये 17 सितंबर 1980 में। ओके, फिर नेक्स्ट है कि पत्राचार शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग का पाठ्यक्रम में किन विषयों को स्थान दिया गया, तो उक्त तो सभी हो जाएंगे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव लिखा है, विज्ञान वर्ग का पाठ्यक्रम है तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है कि एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना 1997 और इसकी टाइमिंग कितनी रहती है, तो 144 घंटे या 4 हफ्ते। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के विश्वविद्यालय होंगे, केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा पर्यवेक्षण प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता की भूमिका क्या होती है, तो विद्यालयों के समस्याओं का अध्ययन व समस्त कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट बनाना जो है वो शिक्षा पर्यवेक्षक प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता की भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा पर्यवेक्षण में प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता को क्या सावधानियां रखना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, निरीक्षण गति जो है तीव्र होनी चाहिए और सौहार्दपूर्ण सुझावों का जो है अभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि एक अच्छे पर्यवेक्षक में कौन से गुणों का होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्ति, व्यावसायिक और प्रशासनिक तीनों गुण होने आवश्यक हैं। 77 नंबर जो क्वेश्चन है, शिक्षा पर्यवेक्षण की निम्न परिभाषा को दिए गए विकल्पों से पूर्ण करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संबंध और उपलब्धियों से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा पर्यवेक्षण के क्षेत्र को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित किया गया शिक्षा पर्यवेक्षण के क्षेत्र को। प्रधानाचार्य के गुण क्या होते हैं, तो शारीरिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक गुण होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानाचार्य के कार्य का विभाजन कितने वर्ग में किया गया है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ग में। भूमिका निर्वाह में एक शिक्षा की भूमिका क्या होती है, निर्देशक, पर्यवेक्षक और निर्णायक। फिर है वाद विवाद प्रक्रिया क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कुछ लोगों ने डी लगाया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी दिया है। अब हो सकता है इसमें डाउट हो, बट यहाँ पे जो सी है वो सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो ऑप्शंस में उससे सबसे ज़्यादा सही है वो सी लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने सी इसका राइट आंसर दिया है। 83 जो है कार्यशाला प्रणाली में शिक्षक प्रक्रिया के कौन से उद्देश्य होते हैं, तो ज्ञान, भाव एवं क्रिया पक्ष जो है, ये बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सिंपोजियम में नियुक्त अधिकारी को क्या भूमिका होती है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफिसर इन सिंपोजियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजक, अध्यक्ष, वक्तागण एवं सहभागी, ठीक है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षा विकास कितने आधारों में विभाजित किया गया है, तो 4 आधारों में, ठीक है। 4 ज्ञान, कार्य, जीवन को जीने एवं स्वज्ञान को जानने के लिए। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रबंधन की निम्न परिभाषा किस विद्वान ने लिखी है, तो कुंटज ने औपचारिक समूहों में संगठित लोगों से उचित काम कराने की कला ही प्रबंधन है, तो कुंटज ने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट के प्रशासन के प्रत्यय कितने होते हैं, हाउ मैनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, तो 5 होंगे। फिर नेक्स्ट है कि प्रशासन के प्रबंधन में मुख्य कार्य क्या होता है, तो डिटरमाइनिंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, मतलब मुख्य उद्देश्यों व नीतियों का निर्धारण करना। फिर नेक्स्ट है कि प्रबंधक के मुख्य आधुनिक कार्य क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तियों का विकास, ज्ञान का उपयोग और सृजनता एवं समय प्रबंधन। फिर नेक्स्ट है कि निर्देशन प्रक्रिया के मुख्य स्तर कौन से हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पर्यवेक्षक, संप्रेषण और अभिप्रेरणा का नेतृत्व। नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रबंधन के महत्वपूर्ण तथ्यों में कौन सा तथ्य भिन्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधन प्रक्रिया में भेदभावपूर्ण व्यवहार। फिर नेक्स्ट है कि 10+2+3 जो शिक्षा व्यवस्था है वो कब आई थी, तो मतलब इसके लिए राष्ट्रीय समिति स्थापना कब स्थापित हुई थी, शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय समिति स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1973 में स्थापित हुई थी। इस व्यवस्था को अप्लाई करने के लिए, मतलब बनाने के लिए अप्लाई तो 1986 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति को किस वर्ष अंतिम रूप दिया गया, तो 1986 में अंतिम रूप दिया गया था। फिर नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। संविधान सिद्धांतों और मतलब प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक धरोहर और अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य एवं सद्भाव की शिक्षा। फिर नेक्स्ट है कि पुनर्संशोधित राष्ट्रीय संशोधन नीति 1992 समिति के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी हो जाएंगे। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के प्रमुख अंग क्या हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्रों की किस आवश्यकता पर अधिक बल दिया गया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास। फिर 98 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर है, वो है विद्यालय परिषद की साज सज्जा के लिए छात्रा के लिए क्या अधिक लाभदायक है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय भवन में पेड़ पौधे, बागवानी, फूल व पौधे, वृक्षारोपण, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कक्षा प्रबंधन के मुख्य घटक कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और कच्छ प्रबंधन के कितने सिद्धांत होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तुम्हारा पेपर 3rd कंप्लीट हो गया है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, मुझे पता है, लेकिन अभी आप उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ही ऑब्जेक्शन नोटिस आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। ओके, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।